हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के पहले यूनिट के फिफ्थ टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंक्लूजन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और कंटेम्प्रेरी यानी आज के टाइम पे इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या दृष्टिकोण है। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर एजुकेशन माना जाता है कि सृष्टि में, दुनिया में सबसे पहले एजुकेशन भारत से शुरू हुई थी। तो हम ये तो मान ही सकते हैं कि यहाँ पर इंक्लूजन रहा होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट रहा होगा। और ये हमें पता लगता है, ये प्रमाण मिलता है हमारी वैदिक एजुकेशन के जरिए, जहां पर एक बड़ा एग्जाम्पल आता है अष्टावक्र ऋषि का, जिनको काफी डिसेबिलिटी थी, जिनको जो 8 जगह से जिनका शरीर मुड़ा हुआ था, उनको भी एजुकेशन सिस्टम ने अपनाया। और इतना उनको उनका नाम है वैदिक लिटरेचर में कि उनकी अष्टावक्र गीता अलग से बड़ी फेमस है। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र और उनका जो संवाद है वो काफी फेमस है। तो ये हम मान सकते हैं कि इंक्लूजन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन भारत के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वैदिक टाइम से इंक्लूसिव एजुकेशन का हमारे देश में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उसके बाद मध्यकालीन युग आया, उसके बाद कुछ जादू टोने, कुछ इन लोगों को लेकर भ्रांतियां, ये सब शुरू हुई, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी में जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जैसे नए लोग आते हैं, जैसे जैसे नए राजाओं का राज आता है, वैसे वैसे बहुत सारी चीजें डिस्टोर्टेड हो जाती है। तो एक टाइम पीरियड ऐसा भी आया जिसमें कि इन लोगों को थोड़ा अलग थलग कर दिया गया, सोसाइटी से दरकिनार कर दिया गया। जादू टोने या अपशगुन या बुरे कर्मों का फल, इस तरह की बातें इनके लिए प्रयोग की गई। तो फिर एक टाइम आया जब ब्रिटिश राज इंडिया के अंदर आया, तब उन्होंने कुछ पहल की, कुछ प्रयास किए, कुछ स्कूल भी ओपन किए। फिर आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद फिर सरकार ने इस पर ध्यान दिया। फिर 1986 में बात हुई कि बहुत सारे ऐसे स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए। धीरे 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 करते करते इंक्लूजन एजुकेशन तक हम पहुंचे हैं, स्पेशल एजुकेशन से लेकर इंक्लूजन एजुकेशन तक हम पहुंचे हैं। तो आज इस पूरी यात्रा हम देखते हैं कि कैसे चली है, वैदिक एरा से लेके आज तक के बीच में क्या क्या प्रावधान हुए हैं, क्या हिस्ट्री रही, क्या आज के समय में कौन कौन से ऐसे रूल है, कौन कौन से ऐसी सुविधाएं हैं जो इन बच्चों को मिलती है। तो चलिए देखते हैं पीपीटी के जरिए कि हमारा हिस्ट्री का और आज का इंक्लूजन को लेकर क्या दृष्टिकोण है। तो चलिए समझते हैं कि हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव क्या है डिसेबिलिटी और इंक्लूजन को लेकर भारत के अंदर। तो अगर आपको इसे समझना है तो आप इसे दो पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से समझ सकते हैं। एक आजादी से पहले का, एक आजादी के बाद का। आजादी से पहले मैंने आपको भी बताया है कि बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा इंक्लूजन को लेकर, और जो डिसेबल थे उन्हें ट्रीटमेंट को लेकर। तो अगर हम बात करें आजादी से पहले, तो वैदिक एरा से इसे समझते हैं। उसमें ऋषि और गुरु जो होते थे अपने सभी शिष्यों को बराबर ट्रीट करते थे, भले उनका कोई भी सोशल स्टेटस हो, कोई उनकी योग्यता हो, राजा का बेटा है कि वो किसी गरीब का बेटा है, अगर वो गुरुकुल में आ गया तो वो गुरु के लिए बराबर है, अपने बच्चे जैसा है, सबको बराबर ट्रीट करते थे। वो इस प्रिंसिपल में बिलीव करते थे कि कर्मा थ्योरी काम करती है और हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, यानी वो अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमता के पीक पर जाए, उसके लिए सबको हमें समान अवसर देने चाहिए। जो भी विकलांग थे, गरीब थे, वंचित व्यक्ति थे, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और उनके लिए अच्छा किया जाता था ताकि अगला जो जीवन का चक्र है उनको, हमें उनका रिजल्ट अच्छा मिले। अगर हम इस जीवन में अच्छा करेंगे तो हमें अगले जीवन में हमारे लिए अच्छा मिलेगा। इस बात को ध्यान में रख के ये प्रेरित किया जाता था बच्चों को कि सबके लिए अच्छा करें। और आप सोच के देखिए कितनी अच्छी सोच है। अगर मैं ये सोच लूं कि अगर मैं किसी के लिए खराब करूंगा तो मुझे भी खराब रिजल्ट मिलेंगे, और अगर मैं किसी के लिए अच्छा करूंगा तो मुझे भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इस थियरी को अगर मैं अपने दिमाग में डाल लूं तो गलत करने से पहले मैं डरूंगा और अच्छा करने के लिए मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। तो कर्मा थ्योरी इसी बात पर जोर देती है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ और काइंडनेस के साथ। और अगर हम किसी की लाइफ को बेहतर बनाएंगे तो आगे हमारे लिए हम अच्छे कर्मा को संचित करेंगे, जोड़ते जाएंगे, और हमारा फिर अगले साइकिल में, बर्थ के अगले साइकिल में हमारे साथ भी अच्छा होगा। वैदिक लिटरेचर में बड़ा एग्जाम्पल आता है अष्टावक्र ऋषि का, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। उनको अष्टावक्र नाम कैसे पड़ा? अष्ट मतलब 8, वक्र मैंने मुड़ा हुआ। जो व्यक्ति 8 जगह से मुड़ा हुआ होता है, यानी उनके अंदर डिसेबिलिटी थी, उसके बाद भी उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला, इवन
अष्टावक्र गीता आप कभी पढ़ के देखिए, बहुत आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी जीवन के बारे में। राजा जनक के साथ उनका संवाद है, वो भी बड़ा डीप है। तो इससे पता लगता है कि सबको पढ़ाई के इक्वल मौके दिए जाते थे और उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलती थी अगर वो अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आते थे। बाद में थोड़ा डिस्टोर्शन आया, इनको बैड कर्मा के साथ जोड़ा गया, इनकी लाइफ को थोड़ा सा मतलब हीन दृष्टि से देखा गया, और इनकी फैमिली को अपशगुन की दृष्टि से देखा गया। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है तो चीजें बदलती है। बाद में जादू टोने के नाम पर भी इनको थोड़ा प्रताड़ित किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हुआ। इनके लिए हॉस्पिटल, मेडिकल केयर, सपोर्ट सिस्टम भी कुछ राजाओं ने, कुछ लोगों ने उनके लिए वो डेवलप भी किया है। तो दोनों चीजें हो रही थी। और मध्य युग में आने तक हम, अगर हम बात करें पूरी इंडियन हिस्ट्री में, तो अलग अलग स्टेजेस से गुजर रहा था भारत का इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर दृष्टिकोण। इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इनको कैसे सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करना है। कभी बहिष्कार हो रहा था, कभी अपनाया जा रहा था, कभी सहानुभूति की बात थी। तो मतलब मिक्सर हो गया था यहाँ तक आते आते। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे बुद्ध और महावीर जैसे जो महान व्यक्तित्व थे, उन्होंने इनके अधिकारों को लेकर बहुत अवेयरनेस फैलाई। राजाओं में अगर बात करें, अशोक और हर्षवर्धन राजा थे, जिन्होंने इनके लिए हॉस्पिटल और बाकी मेडिकल फैसिलिटीज, इनके लिए घर बनवाने का काम किया, इनको शरण स्थल बनवाने का काम किया। तो बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे धार्मिक व्यक्तित्व ने अपने अपने स्तर पर प्रयास भी किया है कि इनका जीवन बेहतर बने। बहुत सारे चैलेंज आए इंडिया के अंदर, अप एंड डाउन चलता रहा, कभी इनको सपोर्ट सिस्टम मिला, कभी नहीं मिला, कभी अवेयरनेस बहुत कम हुई। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत अवेयरनेस फैलाई गई, बहुत अधिकारों की भी बात हुई है इंडिया के अंदर। उसके बाद ब्रिटिश का जब राज्य आता है इंडिया में, तो इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट दोबारा से थोड़ा सा अब जन्म लेने लगा। मतलब वैदिक एरा में था, फिर बीच में डिस्टोर्शन आया। ब्रिटिश के टाइम पर दोबारा कुछ मिशनरीज, कुछ एनजीओ ने इसको दोबारा से पुनर्जन्म का काम किया, इसे दोबारा से इनके उत्थान का काम किया, जिनमें बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे कि पहला ब्लाइंड स्कूल खोला गया 1887 में, स्पेशल एजुकेशन को लेकर जो बधिर बच्चे थे उनके उनको उनका स्कूल खोला गया 1888 में। मैसूर में जाके जो ब्लाइंड और जो बधिर बच्चे थे उनके लिए स्कूल स्टार्ट किया गया। पहला सरकारी स्कूल लाहौर में खोला गया, इमर्सन इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए। एमआर के लिए खोला गया बॉम्बे में। और आजादी मिली तो उस टाइम हमारे यहाँ पर 34 ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो बधिर बच्चों के लिए थे, और 32 ब्लाइंड के लिए, 3 थे एमआर के लिए। तो एक अच्छा प्रयास हुआ। अब आजादी आती है, तो आजादी के बाद जब हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम को अपने आप से डेवलप करना शुरू किया, तो भी बहुत सारी राइट्स, बहुत सारे अधिकार, बहुत सारी स्कीम इन बच्चों के लिए लॉन्च की गई थी। जिसमें आप देखेंगे तो आर्टिकल 45 जो बात करता है समान अधिकार शिक्षा का सबको है। 14 साल तक के बच्चे को आप यूनिवर्सल, मतलब आप प्राइमरी एजुकेशन दोगे, कंपलसरी है, वो फ्री और कंपलसरी है। तो जब सबकी बात हो रही है तो इनकी बात भी हो रही है उसके अंदर। बजट प्रोविजन किए गए 5 ईयर एक्शन प्लान में, इनको लेकर बजट अलग से दिया गया। जो एनजीओ इनके फील्ड में काम कर रही थी उनको पैसा दिया गया। बहुत सारे अलग से ऐसे सुविधाएं देने के नाम पर, या फिर ऐसे डिवाइसेस देने के नाम पर बजट पास हुए कि इन बच्चों को व्हील चेयर दी जाए, या जो बहुत जो उस टाइम पर चलती थी चीजें जो उनके काम आ सकती थी, उस पर भी बहुत सारे प्रयास हुए हैं। इंडियन एजुकेशन कमीशन में भी बात हुई है इंटीग्रेशन की, कि इन बच्चों को भी अपनाया जाए, शिक्षा के मेन स्ट्रीम में लाया जाए। स्पेशल स्कूल खोले गए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको स्पेशल स्कूल के नाम पर ही सही कम से कम एजुकेशन देने का काम हुआ। एमआर को लेकर, ब्लाइंड को लेकर 150 तक की संख्या पार कर गए स्कूल उस टाइम पर। फिर एनपीई आई 1986 में, तो उसमें भी ये बात हुई कि इन बच्चों को इंटीग्रेट किया जाए, इन बच्चों को मिलाया जाए। प्लान ऑफ एक्शन में बात हुई। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत बड़े तौर पर 1997 में बात होनी शुरू हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए, अवेयरनेस फैलाई गई कि इन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में लेकर आने की जरूरत है। उसके बाद इंडिया में बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम डेवलप हुए, बहुत सारी स्कीम लॉन्च हुई, बहुत सारे पॉलिसी बनाई गई, बहुत सारे अधिकार दिए गए इन बच्चों को। नेशनल लाइब्रेरी सेटअप किया गया। तो गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर एफर्ट किए, बहुत सारे एनजीओ ने इस पर अपने स्तर पर एफर्ट किए, जिससे कि अटेंशन मिली इन बच्चों को। इनको थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिला कि चलिए कुछ तो हम हमारे लिए हो रहा है। तो हम इनके पेरेंट्स को मोटिवेशन मिला कि बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं।
उसके बाद स्कॉलरशिप लॉन्च की गई। इन बच्चों को जल्दी से पहचान लिया जाए और उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट कराया जाए, उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किए गए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए। तो करते करते हम अब यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब NEP 2020 ने पूरी तरह से डेडिकेटेड एक इनके बारे में एक पूरा अपना प्रोविजन बनाया है कि इन बच्चों को अच्छे स्तर पर कैसे हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, कैसे इनकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, उसके प्रयास हुए। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक एरा से लेकर अब तक हो सकता है अप एंड डाउन रहे हो। कभी ऐसा टाइम भी आया था कि इनको ज्यादा नहीं अच्छे से ट्रीट किया गया, इनको थोड़ा सा बहिष्कार किया गया समाज से। लेकिन कुल मिलाकर हम अच्छे दिशा में अभी आगे बढ़ रहे हैं। अगर NEP 2020 में जो प्रोविजन लिखे हैं, अगर उनको ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच कर कर अगर लागू किया गया, तो बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक था। कोई अगर आपको सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।